सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में आप फील्ड पढ़ चुके हैं इसकी? कौन कौन सी फील्ड पढ़ी है आपने? किस किस फील्ड में देख चुके हैं आप? हाँ, एग्रोकेमिकल बेस बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या देखा? तीन चीजें हमने देखी। एक एक तो क्या देखी कि भैया प्रोडक्शन डायरेक्ट कैसे बढ़ाए हम, है ना? फिर उसके बाद हाँ, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। फिर उसके बाद हमने क्या बनाने शुरू किए? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो हमने क्या बनाए? बीटी। बीटी का मतलब सब बच्चों को पता है जितने यहाँ बैठे हैं, क्या है? फॉरेन गैस। क्या है ये? बैक्टीरिया, जिससे हमें जीन, टॉक्सिन, जीन जो ऐसा जीन है जो टॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है? और वो टॉक्सिन किसे मारता है? इंसेक्ट्स को मारता है। कौन से इंसेक्ट्स को मारता है? हाँ, वेरी गुड। लेपिडोप्टेरन्स, पॉलिडोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स। मॉस्किटो और फ्लाइज किस में आते हैं? बीटल्स किस में आते हैं? लेकिन असली बात क्या है? बॉल वर्म एंड आर्मी वर्म किस में आते हैं? जिसके हम जिसके खिलाफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे कॉटन में, ना? बॉल वर्म, कॉटन का बॉल वर्म, वो भी उसकी प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। कलियों पे इफेक्ट करके फूल खिलने ही नहीं देता, कपास बनने ही नहीं देता। कपास नहीं बनने देता, उसकी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। ठीक है, तो कौन से जीन पे होता है? ट्राई जीन पे होता है ना? क्राई जीन पे होता है, सब बच्चों को पता है। क्राई 1 एसी क्या है? क्राई 1 एसी क्या है? हाँ, जीन है। कौन सा जीन है? तो बॉल वर्म को मारने में जो वो प्रोटीन बनाता है जो बॉल वर्म को नष्ट करती है। क्राई टू ए बी क्या है? ये भी जीन है, ये बॉल वर्म को मारने में हेल्प करता है। और क्राई 1 ए बी कौन? बोरर वाले इंसेक्ट्स को मारता है। किसे मारता है? कौन? बोरर इंसेक्ट को मारने का काम करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और उसके बाद फिर आपको टोबैको का पता लग गया। टोबैको में आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बनाएंगे अब हम? प्लांट तो बना लिए, क्या करें? मेडिसिन, है ना? क्या बनाए? मेडिसिन। भैया इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मेडिसिन, आपको पता है कि भाई आरएनए रिकॉम्बिनेंट, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कुछ ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं, मेडिसिन को एक माल यानी मास नंबर में, क्या है? इंडस्ट्रियल, बहुत लंबे, और दो तरह से क्या हो? दो तरह से वो इफेक्ट, एक तो वो इफेक्टिव हो और दूसरे उनके साइड इफेक्ट मिनिमम हो। नंबर एक क्या हो? वो इफेक्टिव हो और दूसरे उनके साइड इफेक्ट क्या हो? मिनिमम हो, मिनिमाइज साइड इफेक्ट हो। हम ऐसी मेडिसिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम दूसरे एनिमल से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? एनिमल से ले रहे हैं। और जब हम दूसरे एनिमल से लेते हैं मेडिसिन, तो वो क्या करती हैं? वो साइड इफेक्ट डालती हैं। वो किसी को एलर्जी हो सकती है, क्या हो सकती है? और जब वो एलर्जिक होती है तो एलर्जी का कोई लिमिट नहीं है, किसी भी स्तर तक वो एलर्जी जा सकती है ना? तो हमें फिर किसका सहारा लेना पड़ता है? बायोटेक का सहारा। किसका सहारा लेना पड़ता है? बायोटेक का। तो ऐसी ही एक मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे जो हम किससे बनाते हैं?
बायोटेक्नोलॉजी से तैयार करेंगे। कोई एक मेडिसिन बता सकते हो जो हम बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में हो? इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन है। क्या कह रही? इंसुलिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? इंसुलिन। कुछ प्रश्न इंसुलिन के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले इंसुलिन क्या है? व्हाट इज इंसुलिन? एंजाइम पढ़े हैं, हार्मोन्स पढ़े हैं, है ना? पढ़े हैं। तो क्या है ये? चलो इतनी हिंट मैंने दे, दो में से एक बताओ। ये एक चीज है, या तो एंजाइम है या हार्मोन है। क्या है ये? इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है बच्चे? इंसुलिन एक हार्मोन। हार्मोन। हार्मोन है तो किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा ये। किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा ये। अच्छा, कितने बच्चों को नहीं पता है, नहीं पता है कि इंसुलिन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है? हैं? नहीं है तो वो एंडोक्राइन, उसे हिट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, है ना? उस ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, है ना? तो भाई, हाँ, किससे निकला है वो? पैंक्रियाज से। कहां से निकला है? पैंक्रियाज से, है ना? पैंक्रियाज से निकली। अब पैंक्रियाज की अगर हम संरचना को देखें तो उसकी संरचना में क्या क्या दिखाई देता है आपको? एक एक्सोक्राइन पार्ट दिखाई देता है इसमें और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है उसका? आइसलैंड ऑफ, आइलैंड ऑफ, आइसलैंड। हाँ सॉरी, आइसलैंड ऑफ, ये तो उसमें पहुंच गए हम। लेगरहांस, आइसलैंड ऑफ लेगरहांस। इन्हें क्यों कहा गया आइसलैंड ऑफ लेगरहांस? क्योंकि इन्हें लेगरहांस ने डिस्कवर किया था। इन्हें किसने डिस्कवर किया था? पैंक्रियाज में इस संरचना को लेगरहांस ने डिस्कवर किया था। इस कारण से इन्हें क्या कहा गया? आइसलैंड ऑफ लेगरहांस। इनमें कितने प्रकार की सेल होती है? 3 प्रकार की सेल होती है। कितने प्रकार की सेल होती है? कौन कौन सी? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती है। ठीक है? कौन कौन सी होती है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल एंड। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन। जो हमारा प्रोडक्ट है इंसुलिन, इसे कौन सिक्रीट करता है बच्चे? बीटा सेल सिक्रीट। डेल्टा क्या करती है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा काम किससे है? बीटा सेल से। बीटा सेल है भैया, क्या है? बीटा सेल। और बीटा सेल किसको सिक्रीट कर रही है? इंसुलिन। कुछ लोगों में क्या होता है कि ये बीटा सेल जो इंसुलिन बना रही है वो इतना पर्याप्त नहीं होता। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है?
ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन कैसे कम कर दे? सर ये शुगर खा जाता है शुगर कोई? नहीं शुगर को ग्लूकोज जन में चेंज करता रहता है लीवर में ग्लूकोज और सर सेल्स को कहते हैं सेलुलर अपटेक इंक्रीज कर देता है। अपटेकिंग इसी के कारण होती है। देखिए इंसुलिन करता क्या है मेनली? इंसुलिन एक की है, चाबी है। इंसुलिन क्या है? चाबी। ये भैया ब्लड है। ब्लड जब आपने कोई भी फूड खाया, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट होके किस में बदल गया? वो ग्लूकोज में। एब्जॉर्ब होके वो ग्लूकोज किस में आ गया? ब्लड। अब ब्लड से कहां जाएगा वो? टिश्यू या सेल्स में जाएगा। अब जो सेल है, सेल के बाहर तो कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन तो बंद है भैया, है ना? सेल मेम्ब्रेन क्या है? बंद है। ग्लूकोज के लिए खुली नहीं हुई है। कब तक नहीं खुली हुई है? कब तक नहीं खुली हुई है? जब तक कि ये की ना आके उसके चैनल्स को उस रास्ते को खोल दे, ताले को खोल दे। और वो की कौन है? इंसुलिन। कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन आके उन चैनल्स को खोलने में हेल्प करता है जो बंद है, उन लॉक को खोल देता है। तो रास्ता बन जाता है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। और ग्लूकोज कहां जाता है? उसकी सेल के अंदर आ जाता है। हालांकि ग्लूकोज इंसुलिन जो है GULT4 GLUT4 क्या है? GLUT4 से ही आकर चिपकेगा और चिपक कर क्या करेगा? लॉक को खोलेगा, है ना? इस लॉक को खोलेगा। अब जब इंसुलिन नहीं होगा या कम होगा तो क्या होगा? ये लॉक प्रॉपर ये लॉक प्रॉपर नहीं खुलेंगे। या इंसुलिन भी है लेकिन ये सेंसर इंसुलिन को पकड़ ही नहीं रहे, रिसेप्टर्स पहचान नहीं पा रहे इंसुलिन को, तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो उससे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कहां नहीं जाएगा? सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो कहां बना रहेगा? ब्लड में ही। कहां बना रहेगा? ब्लड में। तो ब्लड में क्या बढ़ जाएगी? शुगर। और जब एक लेवल से ज्यादा शुगर बढ़ने लगती है ब्लड में, इसे ही हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, है ना? यही बीमारी कहलाती है डायबिटीज मेलिटस। तो भैया इंसुलिन की कमी कैसे पूरी? अगर किसी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इंसुलिन की कमी कैसे पूरी की जाए? कि भाई उसे इंसुलिन दो, उसे इंसुलिन दो। अब इंसुलिन देने के लिए पहले क्या काम किया जाता था? जो कैटल्स होते हैं और पिग, इनका यूज किया जाता है। इनके पैंकियास से निकाला जाता है। अब ये इनके पैंकियास से कैसे निकलेगा? जब आप उनका कत्ल करेंगे। ऐसे तो नहीं निकलेगा, बिना कत्ले आम के तो नहीं निकलेगा ना। तो पहले तो भैया इससे निकाला जाता था और लोगों को चढ़ा दिया जाता था, एनिमल का निकला हुआ इंसुलिन। लेकिन ये इंसुलिन सूट नहीं था, एलर्जी करता। क्या करता था? एलर्जी करता था। और इतनी एलर्जी करता था कि भैया कि डायबिटीज से ज्यादा सीवियर कंडीशन पैदा कर देता किसी किसी में। तो भैया देखा गया कि भाई जब ये एलर्जी पैदा कर रहा है तो इट मीन्स बाहर से जो हम इंसुलिन ले रहे हैं वो एक पर्याप्त इलाज नहीं है, वो बेस्ट नहीं है। तो बेस्ट क्या है भैया? क्या हम किसी बैक्टीरिया के अंदर इसे पैदा कर सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन को? तो ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर पैदा करने की टेक्निक तो कौन सी है? वही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ?
लेकिन उससे पहले हमें इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझना, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, क्योंकि जब पहले स्ट्रक्चर तो समझे हम, जब स्ट्रक्चर समझेंगे हम इंसुलिन का, तभी तो हम अपनी बात कर पाएंगे आगे। इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन के मोलिकुलर फार्मूले में भैया इतनी है, कितने अमीनो एसिड हैं इसमें, 51। कितने अमीनो एसिड होते हैं, जो असली बात याद, ये याद करना नहीं है, ये याद करना है कि कितने अमीनो एसिड होते हैं इसमें, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, कैसा है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ है, पॉलीपेप्टाइड होने का मतलब क्या हुआ, इसमें कई एमिनो एसिड की यूनिट्स है जुड़ी है, छोटी छोटी मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, है ना। अब इसमें क्या होती है, दो छोटी छोटी एमिनो एसिड की क्या होती है, चेन होती है। दो छोटी छोटी क्या होती है, चेन ए एंड चेन बी। कितनी चेन है बच्चे, दो, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए जो है उसमें 21 एमिनो एसिड्स है। कितने हैं बच्चे, 21। चेन ए में कितने हैं, 21। और जो चेन बी है उसमें कितने होंगे, बताओ, 30। फिर जब मैंने बताया था टोटल 51 है, तो चेन ए में क्या है 21, चेन बी में एमिनो एसिड है। और ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में, सल्फाइड। चेन ए और चेन बी, चेन ए और चेन बी किससे जुड़ी हुई है बच्चे, आपस में तो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें, लेकिन चेन ए और चेन बी भी तो जुड़ी हुई है ना आपस में, किससे है ये, लेकिन ये जो पेप्सिन बन रहा है कहाँ, कहाँ बन रहा है ये, बीटा सेल्स में। कहाँ बन रहा है, बीटा सेल्स में। तो ये इस रूप में नहीं बन रहा, ये प्रो हार्मोन के रूप में बन रहा है। किसमें बन रहा है, जैसे प्रो एंजाइम होते हैं ना, ये प्रो हार्मोन के रूप में बन रहा है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है। इसमें एक और चैन होती है, कौन सी चैन, सी। क्या होती है, चैन सी। जो दोनों तरफ चैन ए और चैन बी से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, चैन ए और चैन बी से। जब तक सी इसके साथ जुड़ी हुई है तब तक इंसुलिन एक्टिव नहीं हुई, जब तक चेन ए और चेन सी इसके साथ जुड़ी हुई है जब तक ये एक्टिव नहीं हुई। तो जैसे ही आपके ब्लड में, जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, तो बीटा सेल क्या शुरू कर देंगे, इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। क्या वो इनएक्टिव इंसुलिन भेजेंगी ब्लड में, तो क्या भेजना है, और एक्टिव कब तक नहीं है वो, जब तक चेन सी इससे जुड़ी हुई है। तो चेन सी को हटाना है भैया, बीटा सेल। बीटा सेल जो इंसुलिन बाहर निकाल रही है वो कैसा है, बीटा सेल जो इंसुलिन बाहर निकाल रही है वो कैसा है,
नहीं, ध्यान से समझो मेरी बात को। बीटा सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है वो कैसा है? इनएक्टिव। बीटा सेल जो इंसुलिन ब्लड में छोड़ रही है वो कैसा है? तो यानी बीटा सेल के अंदर ही चेन सी का इलाज हो गया। जैसे ही ये इंसुलिन, जिसे हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, तो ये चेन सी वहां से क्या कर दी जाती है? हटा दी जाती है। ठीक है, बीटा सेल के एंडोप्लाज्मिक ईआर में जाएगा तो वहां से चेन सी क्या होती है? हट जाती है। अब क्या बच गया? एक्टिव इंसुलिन। क्या बच गया बच्चे? एक्टिव इंसुलिन। और इसे क्या कर दिया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम की सहायता से कट कर देती है। ठीक है ना, वो हट जाए। तो अब आपके पास क्या रह गया? खाली एक्टिव इंसुलिन। अब इसका जीन कौन से नंबर पे है? हमारा क्रोमोसोम के 11 और उसकी शॉर्ट आर्म पे। हमारा क्रोमोसोम है ना, कितने क्रोमोसोम है हमारे पे? 23 पेयर। तो 23 पेयर में जो 11वें नंबर का हमारा क्रोमोसोम है, उसकी जो शॉर्ट आर्म है उस पर होता है इंसुलिन बनाने का जीन। अब आती है असली प्रॉब्लम। अगर हम जीन निकालें और जीन निकाल के किसी बैक्टीरिया में डाल दें तो वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्यों बनाएगा? वो जीन क्या बना रहा है? अगर हम इंसुलिन का जीन निकालें और किसी बैक्टीरिया में डाल दें तो बैक्टीरिया क्या बनाएगा? इंसुलिन। कैसा इंसुलिन बनाएगा? है इनएक्टिव बनाएगा। कैसा बनाएगा? इनएक्टिव बनाएगा। भाई वो तो चैन सी के साथ बनाएगा। अब उसने बना दिया, हमें बाहर से इंसुलिन लेना था। अब बनाने के बाद वही इंसुलिन अगर हमने किसी को दे दिया तो क्या होगा? काम नहीं करेगा। एक प्रॉब्लम थी कि भाई इसे कैसे किया जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। एक कंपनी आई, इली लिली। कौन है? इली लिली, अमेरिकन कंपनी। एक अमेरिकन कंपनी थी इली लिली। उन्होंने इस प्रॉब्लम को खोजा। उन्होंने कहा यार देखो ठीक है भैया, चेन ए है, चेन बी है, बनाने वाले के दोनों ठीक है, जीन एक कवर कर रहा है, तो मैसेंजर आरएनए अलग अलग, एक मैसेज एक प्रोटीन को बनाना है। तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, हम चेन ए अलग इचीरिया कोलाई में बनाएंगे और चेन बी इचीरिया कोलाई में बनाएंगे, और फिर उन्हें बाहर निकाल के उन्हें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जोड़कर हम बना देंगे ह्यूमिलिन। क्या बना देंगे? ह्यूमिलिन। ऐसा इंसुलिन जो ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने यही काम किया। इचीरिया कोलाई में क्या बना रहे थे? कुछ इचीरिया कोलाई में ऐसे बनाई जो क्या बनाई? चेन ए, और कुछ में क्या बनाई? चेन बी। और चेन बी बना के उन्हें सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते ही वो क्या बन गया? एक्टिव हो गया। बहुत बड़ा काम हो गया। अब उन पेशेंट की जान बचनी चाहिए, बच गई जिन्हें इंसुलिन की जरूरत है ना। दो तरह का होता है ना, एक टाइप ए और टाइप ए टाइप 2। दो तरह का डायबिटीज होता है। टाइप 1 में तो जिसमें ऑटो इम्यून होता है तो बचपन से ही हो जाता है। टाइप 2 जाके आपकी जो जेनेटिक है, वैसे क्रोमोसोम में है ही उसका कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन आपकी जो जीवन शैली है उसे और तेजी से कवर कर देती है, तो और तेजी से वो आ जाता है। आपकी लिथार्जिक जीवन शैली, बिना एक्सरसाइज के जीवन, खाना और सोना जो आजकल कर रहे हैं आप लोग, मूवमेंट है नहीं आपका, है ना। लेकिन ये कैसे भी हो सकता है यार, देखो अगर जीन में है तो जीन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है ना। तो उसके लिए उनकी जान बचने के लिए इंसुलिन हमें मिल गया। इंसुलिन जो होता है वो किस इंजेक्शन से दिया जाता है? किससे दिया जाता है? इंजेक्शन से दिया जाता है। अच्छा, इंसुलिन को कभी ओरली क्यों नहीं दिया? इंसुलिन की गोलियां क्यों नहीं दी?
क्योंकि वो क्यों हो जाएगा डाइजेस्ट? क्योंकि वो एक प्रोटीन है, क्योंकि वो एक, और हमारी आंतों में तो प्रोटीन पच सकता है, शुगर भी हम पचा सकते हैं, फैट भी हम पचा सकते हैं, प्रोटीन भी हम पचा सकते हैं। तो भैया वो तो हम पच के अलग जाएगा, वहां ब्लड को तो मिलेगा ही नहीं, है ना? वो तो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, है? किस में टूट जाएगा? अमीनो एसिड में टूट जाएगा। इसलिए भैया उसे हम ऑरली नहीं दे सकते, इंजेक्शन के द्वारा ही दिया जा सकता। तो इंसुलिन की कहानी समझ में आई आपको? है किस तरह से आपने इंसुलिन तैयार किया, समझ में आया? है इschीरिया कोलाई के द्वारा में जीन डाल के बनाया गया, ये समझ में आया आपको? चैन ए अलग और चैन बी, ये हुई किसकी कहानी? इज दैट क्लियर? ह्यूमिलिन जो बना, ठीक है, किसने बनाया? एलिलीन है ना, अमेरिकन कंपनी, यूएस से बेस्ड कंपनी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे भाई। अभी तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन चल रही है, हमने क्या क्या काम कर लिया, इससे मेडिसिन भी बना ली। अब क्या करें? जीन थेरेपी भी करके देख लें। क्या करके देख लें? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब क्या है? डिफेक्टेड जीन्स को हटाकर उसके स्थान पर क्या रख दें? करेक्ट जीन रखा जाए, जीन थेरेपी कहते हैं उसे। या किसी में जीन हो ही नहीं तो उसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दो, इसे जीन थेरेपी कहते हैं, है ना? कैसे होगी ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा होगी। कैसे होगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा होगी। कैसी होगी बच्चे ये? क्या करेंगे उसमें? सबसे पहले हम कौन सा जीन हटाना है, नंबर 1, नंबर 2 करेक्ट जीन लगाना है उसमें, ठीक है? ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं? सबको आता है ना? सबको पूरा प्रोसेस पता है या नहीं पता? इससे पहले लेसन में ही हमने कराया ये, फिर जीन डीएनए को हटाना और लगाना, है ना? तो भैया जीन थेरेपी का जो सबसे पहला मामला आया संज्ञान में, एक लड़की थी अशांति डी सिल्वा, 4 साल की। कौन थी? 4 साल की एक लड़की थी अशांति डी सिल्वा। अशांति डी सिल्वा एक अमेरिकन परिवार था। हालांकि डी सिल्वा से नाम ऐसा लग रहा होगा कि भैया श्रीलंकन हो सकती है या साउथ इंडियन भी हो सकती है, लेकिन वो नागरिकता उनके पास वहीं की थी, अमेरिका ना। उसमें उसे एक बीमारी थी, एडीएस, उसमें एक एंजाइम नहीं बन रहा था, उसका जीन नहीं। कौन सी बीमारी का? एडीए, एडिनोसिन माइलेज, एज, सब में ने है इसमें। एडिनोसिन डी अमीनेज, ठीक है? इसका जीन ही नहीं था, और इसका जीन ना होने से ये एंजाइम नहीं बन रहा था, और इस कारण से उसे हो गया स्केट। क्या हो गया? स्केट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिजीज हो गया, यानी उसमें इम्यूनिटी की घोर कमी आ गई।
उसे स्किड हो गया, इम्यूनिटी नहीं थी उसमें, है ना। अब इम्यूनिटी उसमें है नहीं, जीन है नहीं, तो क्या किया जाए भैया, जीन को डाला जाए। अच्छा, इससे पहले जरा हम देख ले जिससे कि एंजाइम बन पाए, जिससे कि एंजाइम बन पाए। और इम्यूनिटी कौन करता है, लिम्फोसाइट। इम्यूनिटी क्या जिम्मा किसके पास है, लिम्फोसाइट के पास है। जब लिम्फोसाइट स्वस्थ होंगी, तो जब लिम्फोसाइट का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में और एंजाइम का जिक्र आता है तो कुछ पैथी, सरल सरल प्रकार की पैथी आती है। एक पैथी तो ये आती है कि यार इसका क्यों ना, ये तो लिम्फोसाइट है, बोन मैरो में बनती है, तो बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो एक थेरेपी तो ये हो सकती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। और दूसरी क्या आती है, अरे यार एक एंजाइम तो इसके इंजेक्शन देते रहो, एडीए का इंजेक्शन देते रहो उसे। जब हम इंजेक्शन पे आए तो भैया इंजेक्शन पूरी लाइफ टाइम सुइयां लगेंगी उसको तो। हाँ, पूरी लाइफ टाइम हमें, और कब कितनी लगेंगी ये भी एक मॉनिटर करके रखना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, हम दे के उसे थोड़ा शांत, मन को शांति तो कर रहे थे, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं। अब बात करें किसकी, बोन मैरो की। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं होता। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या मिलना चाहिए, डोनर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, डोनर मिलना ही सबसे मुश्किल है। और डोनर कैसा होना चाहिए भैया, जिसकी लिम्फोसाइट को उसकी बॉडी स्वीकार कर सके। पता लगे जो बाहर से दी गई लिम्फोसाइट को उसकी बॉडी को ही ना खा जाए, है ना। एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। भाई बाहर से जिसकी लिम्फोसाइट दे रही है तो उसकी लिम्फोसाइट तो खाती है, कोई भी बाहरी प्रोटीन देखते हैं तो खा जाती है, तो इसके लिए तो ये बाहरी प्रोटीन है ना। तो वैसा बोन मैरो मिलना, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी चीज इन्फेक्शन की रहती है डर। बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, इतना सिंपल नहीं कि भाई आदमी को आप देख रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं तो यार कोई और थेरेपी। तो ये दोनों थेरेपी जो है कारगर नहीं थी। तो एक तीसरे थेरेपी पे विश्वास किया गया और वो कौन थी, जीन थेरेपी। कि भैया क्या दिए जाए, जीन डाल दिए जाए, रेट्रोवायरस, है ना, किसी वेक्टर को पकड़ के जीन डाल दी जाए। तो इस लड़की में ये जीन थेरेपी की गई। कोई बच्चा बता सकता है कौन से सन में की गई थी ये, 1990 में, 1990 में, ज्यादा पुराना तो नहीं है। आप पता नहीं होगा मुझे, आप पता नहीं भी होंगे जब छोटे। तो ये इस लड़की में क्या किया गया, क्या किया गया, लिम्फोसाइट निकाली गई स्वस्थ, है ना। उनमें स्वस्थ व्यक्ति के लिम्फोसाइट से जीन को क्या किया, डाला गया, और वो लिम्फोसाइट ट्रांसफर इसमें की गई। क्या ये परमानेंट क्योर था, है? क्यों परमानेंट क्यों नहीं था, उम्र थी उसकी 4 साल, उम्र थी उसकी 4 साल। तो अब हम लिम्फोसाइट मतलब जीन थेरेपी के द्वारा लिम्फोसाइट उसमें डालें। अब उनकी एक खास बात है लिम्फोसाइट की, उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत शॉर्ट है, 1-2 दिन लाइफ है, तो समाप्त होंगी, समाप्त होंगी तो फिर दोबारा डालनी पड़ेगी। अब इससे तो फिर जीन थेरेपी कारगर कब होती है, ये इंपॉर्टेंट तब है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये काम करें।
जब उसमें वो टिश्यू डेवलप हो रहे हो, उसी का जीन बदल दे भैया, भाई एक का ही थोड़ा ही बदलना पड़ेगा, तो पूरी जिंदगी वही बनेगी, है ना। इसलिए जीन थेरेपी महत्वपूर्ण कब होती है? अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर दी जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर दी जाए, है ना। अगर हम अगर किसी दिन हमने वो टेक्निक इस्तेमाल कर ली कि भैया हम इस किसी भी पेरेंट्स के स्पर्म का और मदर के ओवा का पूरा, पहले तो हम पूरा मानव का जीनोम ही वो पढ़ लें, और फिर उसमें डिफेक्टिव जीन को भी ढूंढ लें, और फिर वहीं पर हम कर दें, है ना। तो फिर ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। क्या होगी? क्योंकि अब हम जब जाइगोट बन रहा है तो उसमें कर रहे हैं, तो जाइगोट बनने से पहली जो प्रक्रिया अगर हम उसमें ही कर दें तो ये और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पे रिसर्च जारी, सबसे ज्यादा रिसर्च जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे ही चल रही है, बायोलॉजी के क्षेत्र में है। पता तो लगे है, एम्ब्रियो की स्टेज पर डेवलप हो चुका है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें बीमारी है? तो हाँ, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उसकी पहचान है हमें, क्रोमोसोम नंबर 20 की लॉन्ग आर्म पे है ये, क्रोमोसोम 20 की लॉन्ग आर्म पे है इसका जीन, किसका? डीएमिनेज को बनाने वाला जीन जो है ना, क्रोमोसोम नंबर 20 पे है, वो जीन ही नहीं है उसमें, तो पता लग जाता है। जो जीन को हम पहचान चुके, देखो जिन जीन को हम पहचान चुके हैं उनका तो हमें पता लग ही रहा है, तो इट कैन बी ट्रीट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कैन बी ट्रीटेड एज एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये काम कर लेंगे, तब हम अपने पेशेंट को एक परमानेंट जीन थेरेपी दे पाएंगे, जिससे वो फिर निश्चिंत हो जाए, जीवन में उसे वो बीमारी। इज दैट क्लियर? तो जीन थेरेपी समझ में आई, लेकिन जीन थेरेपी करने में प्रॉब्लम किसकी आई? डायग्नोस करने किसकी आई? तो भैया क्या हम इस टेक्निक का इस्तेमाल डायग्नोस करने में की कर सकते हैं? इसे कहेंगे हम मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या कहेंगे बच्चों? मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। मोलिक्यूलर डायग्नोसिस सामान्यतः जब आपको कोई बीमारी होती है तो कब पता लगता है? जब वो बीमारी अपने लक्षण दिखाने लगती है। क्या करने लगती है? सिम्टम्स दिखाने लगती है, तब आप परेशान होते हो, और जब आपको वो सिम्टम्स दिखाने लगती है तब क्या होता है? उस बीमारी को फैलाने वाला पैथोजन क्या होता है? पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है आपकी बॉडी में, है ना। तब उसे मुश्किल हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट करनी, हो जाती है कि नहीं? तो क्या करें? बायोटेक्नोलॉजी को कैसे करें कि भैया हम उस कारण को पहचाने, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को पहचाने, तभी तो हम उसका निवारण कर पाएंगे, नहीं तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसे पीसीआर के रूप में। पीसीआर बोले तो दूसरा रेडियोग्राफी। क्या है? रेडियोग्राफी। तीसरा एलाइजा। ये कुछ टेक्निक है जिसके द्वारा हम
पहले ही पकड़ पाएंगे उससे, हाँ भाई, उसे फैलने से पहले ही पकड़ लेंगे नहीं। अब देखते हैं पीसीआर, बोलेगा कोई बच्चा। बेटा पीसीआर का नाम पहले सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। इसने सुना है, तूने नहीं सुना? तुमने नहीं सुना? सुना है, हाँ, सुना है, इसने सुना है, सुना है, सुना है। अच्छा, जिसने सुना है उसकी फुल फॉर्म बताएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है भैया। अब इस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस करने की, अर्ली डिटेक्शन करने की। और जब अर्ली डिटेक्शन होगा तो जो एजेंट होगा उसकी मात्रा कितनी होगी? बहुत कम होगी। ट्रेसिस में होगा वो। किस में होगा? ट्रेसिस में होगा। और जब वो ट्रेसिस में है तो भैया उसकी तो नंबर बढ़ानी पड़ेगी। जब तक अगर टेस्ट करना है तो तक हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे तक कैसे टेस्ट करेंगे? है? तो उसके लिए कौन सी टेक्निक हमने इस्तेमाल की? पीसीआर। अब मेरा क्वेश्चन इससे अगला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। कितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया था पीसीआर के बारे में? सिम्पटम्स वो बाद में आते हैं, जैसे बच्चों को ज्यादा फैल जाता है तो अर्ली में पता चलेगा किसने बीमारी बताया। हाँ, मेरे बच्चे ने कहा अर्ली में कैसे पता लगे? सर दिन में शक होता है बेसिकली कि इसको ये बीमारी हो। अभी डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी जब आप जाते हैं तो आपको कुछ चीजें देखते हैं तो वो देख के कुछ क्या यार ये टेस्ट भी करा लो साथ में। आप डॉक्टर यार ये डॉक्टर पता नहीं मेरे से क्यों टेस्ट करा रहा है। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा था कि एक महामारी फैली, कोविड फैली थी। अब कोविड में आपने देखा कि हर एक का टेस्ट हुआ। यस सर। टेस्ट कराए लोगों को पकड़ पकड़ के। हाँ? क्यों? अर्ली डिटेक्शन। भैया सोसाइटी में ना पहुंच जाए तो वहां पर यही तो काम हुआ है। अर्ली डिटेक्शन किए हमने बीमारी के, तो इसलिए कराने पड़ते हैं। इन्हें कुछ बीमारियां हैं जैसे इन्फेक्शन है, कुछ वायरस के इन्फेक्शन, खास तौर से HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, STDs है कुछ। अभी कोरोना आपने देखा था वो है। क्या इवन कैंसर में भी इन टेक्निक का मोलिकुलर डायग्नोसिस का इस्तेमाल हो। ठीक है ना? तो इन्हें हम देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसे? पीसीआर। पीसीआर याद आ रहा है कुछ? याददाश्त ताजा हो रही है कुछ? किस किस की याददाश्त ताजा हुई है? इसकी हो गई, तेरी हुई? ओके। कितने चरण थे इस पीसीआर में? 3। एक बच्चा खड़ा होकर नाम बताए मुझे उनके। नंबर 1 सैचुरेशन, नंबर 2 एनिलिंग, नंबर 3 एक्सटेंशन। ठीक है। सबसे पहला है डीनेचुरेशन। तो भैया यहां पर भी हमने सैंपल लिया है, सैंपल लेके उसका डीएनए लिया है, और डीएनए लेके उसका हम क्या करेंगे? डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन का मतलब, डीनेचुरेशन का मतलब उसके स्ट्रैंड को अलग अलग करेंगे। कैसे होगा डीनेचुरेशन? हाई टेम्परेचर। कितना हाई है? 92 95 बताया था। हाँ? इसमें क्या होगा? इसके दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे बच्चे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो जो डीएनए है उसका, बंदे का, उसके अंदर जो
एजेंट है फॉरेन, उसे हमने लिया और उसको सबसे पहले तो हमने ये काम किया, डीनेचुरेशन हो गया। अब क्या करें? और अब हम इसमें प्राइमर लगाएंगे। अब हम प्राइमर क्या होते हैं? स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। छोटा एक पर्टिकुलर जगह का क्या होता है, बेस होती है नाइट्रोजन बेसिस की, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमर। और वो लगाए जाते हैं। प्राइमर्स हमेशा कौन सी साइड से चलते हैं? थ्री प्राइम पे। किस पे लगाए जाते हैं? प्राइम। किस पे लगाए जाते हैं? थ्री प्राइम। ठीक है ना? यहाँ पर भी टेम्परेचर का कुछ चेंज है क्या? यस सर। कितने पे हुआ है काम? 70 to 70 नहीं नहीं हाँ? 40 से 60 हैं? 40 से 60 हाँ, 55। यस सर। कितना बताया था हमने? 55 डिग्री सी। हम क्या करेंगे बच्चे? बहुत थर्ड वाली पोजीशन एनिलिंग के आप थोड़ा नीचे और इसे हमने क्या कहा? एनिलिंग। हमने प्राइमर्स हमने जोड़ दिए। यस सर। प्राइमर्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, और वो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं पॉलीमरेज की सहायता से, है ना? अच्छा, जो है खड़े हो जाओ, ये प्रश्न तुम ही बताओ क्या जो मैं पूछू। हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा है डीएनए के ऊपर। पॉलीमरेज एंजाइम जनरली 25 से 30 डिग्री से 45 डिग्री पे तो डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे काम करे एंजाइम? सर हम थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा लेंगे? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। कहाँ से लेंगे जी? सर ये थर्मोस्टेटिकस हैं? बैक्टीरिया होता है। हाँ, हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे जीवित रहता है। तो उससे हमें आइडिया मिला यार, जब ये इतने टेम्परेचर पे जीवित रहता है तो उसने कैपेबिलिटी ले ली कि इसके एंजाइम भी इतने पे सक्रिय रहते हैं। अरे, इससे हमने वो एंजाइम लिया और एंजाइम लिंक बैच हमने क्या काम करा लिया? एनिलिंग करा लिया। इसके बाद एनिलिंग के बाद एक्सटेंशन होगा, आगे बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद पहले एक से कितने बनेंगे? दो। दो से फिर चार। चार से फिर 8 8 से 16 16 से 32 32 से 64 इस फार्मूले पे हम चलेंगे। और बहुत सारा हमने क्या ले लिया? बहुत सारा क्या आ गया हमारे पास? तो रोग कैसे पहचान? सर अब हम देखेंगे ना उसमें किसमें वो मतलब इसमें उसका डीएनए है या नहीं वायरस का नहीं इसके क्रोमोसोम। अब हम इससे आगे बढ़े। अब हो गया अब तक हो जाएगा वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे यूज करेंगे टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करेंगे। अब हम एक मार्कर डीएनए रखेंगे। क्या रखेंगे? मार्कर डीएनए बोले तो पैथोजन है जिसकी हम जांच कर रहे हैं, उसका डीएनए। ठीक है ना? वो मार्कर। और फिर दूसरे बेल में जो हमने डीएनए पॉलीमराइज किया है उसका रख देंगे। और फिर हम इनके बैंड को, अब आपको पता है, रुक जाओ, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बच्चे? हैं? आइसोलेट करने के लिए, और यहाँ पे पहचान करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम किस काम के लिए कर रहे हैं? पहचान। हमने देखा कि यार इसके जो बैंड प्राप्त हो रहे हैं, ये बैंड इसके बैंड से मिल रहे हैं। अगर बैंड इसके बैंड से मिल जाते हैं मार करके तो इसका मतलब क्या? पॉजिटिव है। और अगर इससे नहीं मिलते तो इस तरह से हम पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं किसी इंफेक्शन को पकड़ने के लिए, किसी जर्म को पकड़ने। सर ये पैर वाला मानकर वाला ये उस पैटर्न का होता है। ठीक है ना? उसकी सीक्वेंस होती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? पीसीआर में करें। दूसरा कौन सा है? रेडियो। रेडियोग्राफी कैसे की जाए, जरा इसे भी
रेडियोग्राफी कैसे की जाती है जरा कि समझिए। सामान्यतः जब किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए इसमें, तब हम इस टेक्निक, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। तब ये टेक्निक क्या होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। हम करते क्या है इस टेक्निक में भैया, अब हमें पता लगाना है कि भैया ये किसका डीएनए है ना। अब हम क्या करेंगे, उस दो चीजें होंगी, एक तो डिफेक्टिव जीन हो जो उस व्यक्ति का है, जिसमें हमें जांच कर, ठीक है, उसका डीएनए किसका, वो ब्लड से ले लिया गया, कहीं से भी ले सकते हैं हम, तो एक तो उसका डीएनए है, और एक उसका कॉम्प्लीमेंट डीएनए हम प्रोब के साथ, कोई बीमारी है तो उसका डीएनए प्रोब के साथ, मान लिया किसी को हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, तो हमें पता है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो हमने सबसे पहले जिससे हमें शक है कि भैया उसका हमने सीरम ले लिया, उसका क्या ले लिया, सीरम ले लिया। फिर अब हमें पता है हेपेटाइटिस का जो वायरस है उसका सीरम क्या है, लेकिन हमने उसके साथ क्या लगा दिया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा दिया उसके डीएनए के साथ, क्या लगा दिया, डीएनए के टुकड़े से, तो वो बन गया प्रोब, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोब, प्रोब, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, तो मतलब समझ में आ गया प्रोब क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीएनए के साथ जुड़ा हुआ जिससे हम चेक कर रहे हैं। अब अगर ये डीएनए और जो हमने डीएनए डाला है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो व्हाट विल हैपन, ये जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, कलर देगा, ये कलर देगा, और इसके कलर देते ही हम कह देंगे भैया इन्फेक्शन पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, और अगर अगर कलर नहीं आया तो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियोग्राफी। तो इसमें प्रोब का रोल, इसका रोल है प्रोब का, क्लियर। अब तीसरी आ गई कौन सी, एलाइज। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बिटेंट एस्से, एस्से का मतलब, एस्से का मतलब ये वो ऐसे किसे होता है, ऐसे का मतलब होता है परीक्षण, परख, परख करना, पहचानना, है ना। ऐसे का मतलब क्या होता है, परख करना, पहचान। इसके लिख आइए एंजाइम, क्या है बच्चे ये, अच्छा पहले इसका प्रयोग सामान्यतः हम HIV वायरस को पहचानने में करते हैं। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है, ज्यादा बोलना जरूरी है, बोलती रहेगी, कौन सा होता है बेटे, एड्स, नाम सुना है एड्स का, क्या फुल फॉर्म होती है, एड्स की फुल फॉर्म पता है, कितने बच्चों को एड्स की फुल फॉर्म पता है, हाँ तू बता,
Acquired immunodeficiency syndrome. अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बैठ जाओ। एड्स जो है किससे होने वाला रोग है ये? वायरस। वायरस का नाम क्या है? HIV। और HIV की फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसकी पहचान करनी है और किससे करनी है? वास्तव में ये जो टेस्ट है ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। हालांकि एलाइजा टेस्ट जो है वैसे तो अगर हम डिटेल में 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच, लेकिन हमें उतनी डिटेल में नहीं जानते, हमें मोटा मोटा समझ। आप जानते हैं एंटीजन होता है और एंटीजन के विरुद्ध क्या बनती है? एंटीबॉडी। आपको इतनी मोटी सी बात। तो यहां पर भी या तो हम एंटीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ज्यादातर केस में तो एंटीजन ही लिया जाता है। और कभी कभी क्या लेते हैं? एंटीबॉडी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी लेके नहीं टेस्ट हो सकता है एलिसा, एंटीबॉडी लेकर भी होगा, ठीक है। लेकिन सामान्यतः हम क्या लेते हैं? जो एलिसा प्लेट होती है उस पे हम सीरम लेते हैं। क्या लेते हैं? सीरम। और सीरम को इस एलिसा प्लेट पे रखते हैं तो इससे क्या होती है? ये बाइंड हो जाती है। फिर इसे वॉश करते हैं तो एक्स्ट्रा सब धुल जाता है, जो बाइंड हुआ हुआ है वही रह जाता है, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं? उस एंटीजन के विरुद्ध जो एंटीबॉडी है वो लेते हैं और उसके साथ क्या लगाते हैं? एंजाइम लिंक करते हैं। उसके साथ क्या लिंक करते हैं? एंजाइम। एक एंटीबॉडी हमने ले ली और उसके साथ एंजाइम लिंक कर देते। हाँ जी, दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने एलिसा प्लेट ले ली। एलिसा प्लेट लेने पर उसमें हमने क्या रखा? सीरम। सीरम के अंदर जो बाइंड होगा उससे उसे क्या कर लेते हैं? वॉश कर लेते हैं। वॉश हम हर लेवल पे करें। फिर हमने उसमें क्या रखा? एंजाइम लिंक क्या ली? एंटीबॉडी ली, ठीक है। और उसे भी हमने क्या कर लिया? वॉश कर। ठीक है, उसे भी क्या कर लिया? वॉश कर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया? अगर एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी है तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे। क्या होंगे? चिपक जाएंगे। और ये एंजाइम जो हमने किया ये एक्टिव हो जाएगा, जो एंजाइम बेस्ड किया। और इसके एक्टिव होते ही हमारा जो कलरेशन है, हमारा इंडिकेटर है, वो हमें मिल जाएगा। तो हम कह देंगे कि इसे इन्फेक्शन है, इसे इन्फेक्शन है। अगर एंटीबॉडी चिपकती नहीं तो इसका मतलब वो एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन है उसमें उसके वाली एंटीबॉडी नहीं है, ये कुछ और एंटीबॉडी है। इसका मतलब भाई अगर पेशेंट है तो उसमें एंटीजन होगा। एंटीजन है तो एंटीबॉडी चिपकनी चाहिए। और अगर एंटीबॉडी नहीं चिपक रही तो इसका मतलब एंटीजन दूसरी है। एंटीजन दूसरी है तो जर्म भी दूसरा है, ये है ही नहीं। तो जिसकी हम पहचान कर रहे हैं HIV की, वो है नहीं इसमें। तो इसको HIV नेगेटिव। HIV क्या है? नेगेटिव। तो इस तरह से हम किसकी पहचान कर सकते हैं बच्चे? हैं? मोलिकुलर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। मोलिकुलर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। अच्छा, हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी ये भी एक खतरनाक बीमारी। हेपेटाइटिस बी भी एक खतरनाक। अच्छा, एक बच्चे बात बताओ मुझे, सारे बच्चे बात बताएंगे, कितने बच्चों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाई? कब लगती है? आपने अपने टीकों का चार्ट रखा हुआ है? उसमें देखना, अगर नहीं है तो लगवाओ। हेपेटाइटिस बी जरूर लगवाओ। सब बच्चों को लगी। कैसे लगती है ये? पहली अब लगेगी, दूसरी 1 महीने बाद लगेगी और फिर 6 महीने बाद लगेगी। 3 लगेगी।
और फिर आप हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक रोग से क्या हो जाता बच सकते है, हैं। जिसे कहते हैं हम जॉन्डिस, खतरनाक वाला जॉन्डिस। हेपेटाइटिस ए वाला जॉन्डिस तो ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक बीमारी, ये भी कई तरह से फैलती है, हेपेटाइटिस बी भी। आपने तो पढ़ लिया होगा वो लेसन तो, Yes, sir. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, Yes, sir. वन कोज मतलब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड चला जाए, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ी होगी ना, उसमें पढ़ी है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो इट इज ए डेंजरस, है ना। और इनका पता नहीं चलता बेटा, आदमी ऊपर वाले पे भरोसा करके आंख नीच के पड़ा रहता है, लेकिन फिर जिसका पता लग गया आंख मत नीचे बच्चे, है ना। हाँ देखो, एक चीज सुन लो ध्यान से, जो हमने खोज लिया वो ज्ञान है, विज्ञान, है ना। और जो हमने नहीं खोजा वो ऊपर वाला, समझ रहे ना इस बात को, खत्म। इसलिए जो आप पता है हेपेटाइटिस बी का पता है आपको, वैक्सीन सब बच्चों को लगी होनी चाहिए। जब आप उसमें जाएंगे ना मेडिकल में, सबसे पहले वो पूछेंगे आपसे हेपेटाइटिस बी लगी हुई है, नहीं है, लगवा के आओ। क्यों? क्योंकि आपको पेशेंट के साथ डील करना, वहां से जरा सा भी अच्छा बीमारी ऐसी एक बार हो गई तो फिर का इलाज नहीं हो, तो इससे बढ़िया सबसे आसान तरीका है क्या, लगवा लो वैक्सीन, 100-150 रुपए की वैक्सीन आती है, ठीक है। बाहर भी मिलती है, हॉस्पिटल में भी मिलती है, जहां वैक्सीन लगती है वहां भी मिलती है। एडल्ट को लगाते नहीं, बच्चों को तो हॉस्पिटल भी लगा देते, तो एडल्ट बाहर लगवा ले, हमने बाहर लगवाई इससे, है ना। हमारे टाइम में नहीं होती थी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, अभी आई है कुछ सालों पहले ही, तो मैं लगाई, तो आप लगवाइए, है ना। तो अपने नहीं, पहले वो चेक कर लेना, क्योंकि तुम्हारी उम्र के बच्चों पे लगी हुई होगी, क्योंकि जब हमारी लड़कियां जो डॉक्टर बनी हमने उनके लगवाई थी बचपन में, तो आप तो उसी उम्र, उससे छोटी हो, उनसे छोटी हो, तो आपको लगी होगी, लेकिन चेक करा लेना तीनों लगी हुई है। अपना जो चार्ट है आपका नहीं है तो दोबारा, अब हमारी जो बुढ़िया एमडी कर दे उसने दोबारा लगवाई है, क्योंकि 10-15 साल बाद फिर दोबारा लगती है ना। नुकसान नहीं है, लगवानी है ना। हाँ चलिए, तो समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आया ये बताओ। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किस किस का समझ में आया, कौन कौन सी बीमारी का कर सकते हैं हम, कई बीमारियों का कर सकते हैं। कौन कौन सी मेन टेक्निक है, कौन कौन सी, एक बीमारी, एक बीमारी हमने कौन सी कही, एड्स, एक बीमारी एड्स, एड्स बीमारी के बारे में जानते हो आप बच्चों, सारे बच्चे जानते हैं ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग सकती है कहीं, आप किसी व्यक्ति को उसका छोटा खाना खा लिया उसको एड्स हो सकता है क्या, ऐसे नहीं लगती, अब तक नहीं लगती, जब तक कि इफेक्टेड व्यक्ति का जो लिक्विड है वो उसके कांटेक्ट में, सलाइवा में इसका वायरस नहीं होता, सलाइवा में इसका वायरस नहीं होता। कभी सोचो कि लिक्विड तो इसका टंग भी है, उसमें नहीं होता इसका वायरस, सीरम में रहता है, उसमें रहता है लिक्विड में, जो इंटरनल लिक्विड उसमें रहता है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो लग सकती हैं, जैसे कोविड थी, कोविड-19, कोविड। अच्छा एक बात बताओ, सब बच्चे एक बात बताइए मुझे, अगर ये पीसीआर टेक्निक नहीं होती, अगर ये पीसीआर टेक्निक नहीं होती तो क्या हम 130 से 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, 130 से 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, इसके टेस्ट कर पाते इतनी तेजी के साथ, इन्हें वैक्सीनेशन दे पाते इतनी तेजी के साथ। वो बात अलग है, वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध रही,
वो बात अलग है, कुछ लोगों ने लगवाई, Yes, sir. वो उनकी डरते रहे, अनावश्यक तीन लग अनावश्यक डरते रहे। पोलियो ने इरेडिकेट कर दिया, क्या कर दिया इरेडिकेट? पोलियो इरेडिकेट कर दिया हमने। इरेडिकेट का मतलब जानते हैं? समाप्त भारतवर्ष से। वरना पहले क्या होता था? अगर आप देखो, आप देखो ना, बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते थे जिनकी पैर या टांग खराब है, Yes, sir. अब ऐसे नहीं मिलते आपको बच्चे, है ना? तो ऐसा चमत्कार क्या हुआ? ऊपर वाले ने कोई मेहरबानी कर ली है, कुछ आपने अपना किया? सर दो आपने 2 बूंद जिंदगी की पिलाई और पी, सबने पी है ना? Yes, sir. अभी पी ले। देखो बच्चों, क्यों पीनी चाहिए सबको? क्यों सबको पीनी चाहिए? जानते क्यों पीनी चाहिए सबको? हैं? क्यों सबको पीनी चाहिए पोलियो? तो देखो, सपोज कीजिए 1 2 3 4, Yes, sir. इन 4 जनों ने पी Yes. और उसने नहीं पी। मानिए, सपोज सपोज अब होगा क्या कि वायरस वहां जिंदा है, Yes, sir. टाइगर अभी जिंदा है, और जब टाइगर जिंदा है तो वो एक्सप्रेस कभी भी हो जाएगा। Yes, sir. तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेगा जो स्वस्थ होगा, उसके अंदर है वायरस, उसे भले पोलियो नहीं कर पा रहा लेकिन उसके अंदर है वायरस, तो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को कर सकता है जिसने ना पी हो उसने। तो अब इस तरह तो इरेडिकेट नहीं होगी, केसेस आएंगे, इसलिए सब चेन टूटनी चाहिए। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र अमिताभ बच्चन की लाइन जानते हैं Yes, ना, sir. टैगलाइन, तो उसका मतलब यही है। ऐसे ही जब भी सरकार की तरफ से वैक्सीन के ये साइंटिस्टों के द्वारा, और वैक्सीन कोई ऐसे नहीं आ जाती बाजार में, जानते हैं ना? Yes, yes. सबसे पहले किस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे होते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे, Yes. आगे वही पढ़ना है हमें। ये इनके टेस्ट सबसे पहले किस पे होते हैं? भाई सबसे पहले तो चूहों पे होते हैं, Yes. मरेगा तो चूहा मरेगा, जो भी कुछ होना होगा चूहे को होगा, या दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल जो रखे जाते हैं। हाँ, फिर उससे बाद आर्मी पे जा रहे तो मंकी पे, है ना? फिर उसके बाद आदमियों में से भी, फिर आदमी में भी डायरेक्टली पहुंचते, फिर वो कहते हैं कि भाई वो वीर सामने आए जो इस वैक्सीन को सबसे पहले लगवाना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ऑर्डर दिया जाता है सीधे, मैं कभी सुसाइड कमिट की हो, मैंने वो सुन रखा था, सुसाइड कमिट की हो तो वो कहेगा कि तुम मरना है पहले तेरे पे। मतलब नहीं, ऐसे वीर भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारे पे कर लो, जो कुछ होगा देखी जाए। जब ये कोविड हुआ तो तुमने कहा भाई ठीक है, कोविड से मरने से अच्छा है तो टेस्ट करके मरेंगे, मानवता के काम तो आएंगे, है ना? तो ऐसे लोग आते हैं सामने बेटा, जिन्हें पता होता है, इन्हें पता होता है कि भाई कुछ भी हो सकता, हालांकि उन्हें पता है कि बंदर पे नहीं हुआ तो जनरली होता नहीं, फिर भी कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो वो चेक कर लेते हैं, तो फिर आदमियों को लगे, फिर आप पर आती है वैक्सीन। तो ये वैक्सीन का प्रोसेस होता है, इसलिए वैक्सीनेशन से कभी क्या नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो भ्रांतियां फैलाते हैं, जो गलत फहमियां फैलाते हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। भ्रांतियां फैलाने वाले लोग बहुत होते हैं, कुछ भी नया होता है तो वो फैलाते हैं। सबसे पहले हमें पता है जब गैस चली ना, कौन सा गैस का चूल्हा, तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, ये तो गैस है, पेट में गैस भर देगी, लोग फुल्ले फुल्ले घूमेंगे ये, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, है? और फिर जब सोसाइटी होती है उसमें 4 तरह के लोग होते हैं, आपने ले ली, आपने ले ली, आपने ले ली। फिर वो जो विरोध कर रहा था, नहीं कुछ, मतलब वो डरपोक लोग है, महा डरपोक लोग, Yes, sir. वो महा डरपोक लोग। फिर वो क्या करता है, लेता है, अच्छा प्रेशर कुकर आया, ये तो फट गया, फट के छत उड़ा देता है, ये वो, है ना? तो लोग यूज नहीं करते। अभी भी आप कहेंगे कि अगर कोई पुराना लोग हो ना, आपकी जो पीढ़ी बैठती है ना, हमेशा क्रांति ये ला, जो युवाओं की पीढ़ी है ना, वो आगे बढ़ती है। जहां पे सब फेल होते हैं वहां पे कौन आगे बढ़ता है? युवा। और बढ़ना भी चाहिए। किसी कंट्री को यदि प्रोग्रेस करना है
तो उसका युवा स्मार्ट होना ही चाहिए, उसका युवा जो है देशभक्त होना ही चाहिए, उसमें समाज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए, है ना। तो ऐसे ही तो समाज में आपने देखा जब भी कोई नई चीज आती है उसका विरोध होता है, चाहे वो किसी भी तरह। कोविड की वैक्सीन आई तो उसका विरोध हुआ, कोई तो टेस्ट का विरोध करने लगे, कहीं तो कोविड इतना डर है कहीं तो कोविड ना निकल जाए, भर्ती ना करते, कोविड से बच बच के आइसोलेट ना कर। अच्छा, शुरू में मोबाइल आया, ओहो, मोबाइल का विरोध। अच्छा, टीवी, उससे पहले टीवी आया, टीवी का विरोध हुआ, ये तो बिगाड़ रहा है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अरे भैया देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, एक चीज होती है विवेक। विवेक का मतलब ये है कि आपने बताया कि भैया ये देसी घी है, इसे सीमित मात्रा में खाओगे तो ये टॉनिक है, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो ये जहर है, ये नमक है। आपको पता है नमक का, जानते हैं ना नमक का, नमक के क्या बारे में क्या जानते हैं, ये भोजन के लिए जरूरी है, और आप ये भी जानते हैं ज्यादा हो जाए तो ये जहर है, तो आप नमक कितना डालते हैं। तो ये विवेक आप में होना चाहिए, ये विवेक आप बच्चों के अंदर विकसित कीजिए, उनकी परवरिश इस तरह से कीजिए कि उनमें ये विवेक क्रिएट करें आप, वो जाने कि क्या चीज बैड है और क्या चीज अच्छी। और जब आप ये विवेक क्रिएट कर दें तो वो डर अपने आप खत्म हो जाता है। बड़े होने का मतलब क्या है भाई, बड़े होने का मतलब क्या है कि भाई उन्होंने विवेक क्रिएट किया हुआ है अपने अंदर, लेकिन डर इतना भी ना हो कि यार नमक तो बेकार चीज है, इसे खाओ, बंद करो। थायराइड हार्मोन की कमी हो गई थी, ठीक है नहीं, तो वो विवेक आना चाहिए। अब मोबाइल आया, मोबाइल में तो अभी तुम्हें क्या नाम फेस करना पड़ता है सबको, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है तो बस में पढ़ना तो है नहीं, लेकिन बच्चे को बताया जाए कि भैया मोबाइल का ये यूज है और ये मिस, ये आपकी लिमिट है, और सब बच्चों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए, जिसे लिमिट नहीं पता वो गड़बड़ करता है। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस, हम एड्स HIV का जिक्र आया तो ये कुछ उपकरण भी आ गए, जो मैंने विरोध वाली बात कही थी, तो ये चीजें होती हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या पे आ जाते हैं बच्चे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बातें नई लड़की, बातें बात। अब हमारी बात पे आ जाओ, हमने कहा ना आपको अपनी लिमिट हर चीज में पता होनी चाहिए, हम यही तो चीज क्रिएट कराते हैं आपके अंदर कि आपको पता हो कि भाई सर ने बहुत देर बात कर ली, आज से भी होगी, अच्छी बातें भी होगी, पढ़ाई की तरफ एक ही तरफ ना चलो, है ना। और जब हम पढ़ाई की बात करें तो क्या हो जाओ, कीप मॉम, शांत, ये वाली। अगला शब्द भी सीख लो, ठीक है बच्चे। तो वैसे आज शांत बैठा है, सबसे बड़ी सजा जिसे मिलती है ना। चलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं भैया, एनिमल्स तो होते ही होते हैं, लेकिन ऐसे एनिमल्स जिसके हम डीएनए में कुछ चेंज करते हैं, डीएनए में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कलाकारी दिखा दें, कुछ चेंज कर दें। वो चेंज क्या हो सकती है, वो चेंज किसी भी तरह की हो सकती है, यानी डीएनए में चेंज हो जाए, और उस डीएनए में चेंज होने के बाद जो बनता है एनिमल, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। उसके अंदर हमने जीन ऑफ डिजायर डाल दिया, वो जीन ऑफ डिजायर जैसे सपोज कीजिए गाय है ना, अब गाय में हमने देखा यार साहिवाल गाय इंडिया में जो है वो अच्छा दूध देती है, और जो बाकी गाय है वो दूध नहीं देती, लेकिन हम ये चाहते हैं यार गाय का जो दूध हो वो ऐसा हो कि वो ज्यादा क्या हो, हेल्दी हो, तो वो प्रोटीन उसके अंदर होना चाहिए।
वो प्रोटीन उसके अंदर होना चाहिए। तो उस प्रोटीन का हम जीन ढूंढेंगे और वो जीन ढूंढ के वैसी गाय हम तैयार करेंगे। तो कैसी गाय हो जाएंगी? वो गाय कैसी हो जाएगी? ट्रांसजेनिक गाय हो जाएगी। ऐसे हम चूहे ढूंढेंगे। क्या करेंगे? चूहे, माइस, है ना, जिनमें कि हम वो जीन डाल चुके हो, भले ही वो जीन हमने किसी भी तरह से डाला हो। अब चूहे में जो जीन डाला जाता है जनरली उनसे फायदा क्या लिया जाता है? हाँ, हम उन पे रिसर्च करते हैं कि भैया एंटीबायोटिक का प्रभाव देखते हैं, किसी वायरस का प्रभाव देखते हैं, कोई वैक्सीन बनानी हो तो उसका प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले तो चूहे पकड़े जाते हैं, है ना? और जानते हैं आप सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन बनाया? माइस ही है। 95%। कितने? 95% बच्चों माइस ही ट्रांसजेनिक तैयार किए गए हैं। क्यों? हैं? क्यों? माइस को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? पॉपुलेशन नहीं सर, नहीं, कुछ और शब्द इस्तेमाल करो। चलो पॉपुलेशन मान लिया, हाँ ठीक है, एक आएगा, ये भी आएगा, पॉपुलेशन भी आएगा। नंबर 2, ब्रीडिंग रेट बहुत ज्यादा है, ब्रीडिंग टाइम कम है, कम समय में ही हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं ना। भाई हमें तो ये है कि एक्सपेरिमेंट, हमें तो वो आदत पड़ी टेस्ट ट्यूब की, केमिकल डालें और रिजल्ट देखें। अब यहाँ पे रिजल्ट कब मिलेगा? 2 तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम भैया, एक तो क्या है, अगर हमें जनरेशन टू जनरेशन देखना है तो जब उसकी नई संतान हो, कुछ ब्लड के सीरम वगैरह से मिलेंगे। साइज छोटा है, पालने में आसानी है, हाँ, पालने में और नंबर जो मेन बात है, इसका डीएनए और हमारा डीएनए काफी कुछ मिलता जुलता है। 99% डीएनए हमारे मिलते हैं चूहे के साथ। हाँ, कितना? 95 99। अच्छा 99 सॉरी, हाँ? 1% है बस हमारा थोड़ा। आपका और आपके डीएनए में 0.1 का फर्क हो सकता है। और 0.1 का फर्क कितना होता है जानते हो? अब आप अंदर देखिए कि आपके अंदर कुल कितने नाइट्रोजन बेस है। 9, 9। हाँ, 10 की पावर सेम अलग नहीं, अब 10 की पावर 9 का 0.1% निकाली, 10 की पावर 9 का 0.1%, यानी इतने, हाँ, इतने नाइट्रोजन बेस आपके अलग हो जाएंगे। अब इतने अलग हो गए, देखने में वो 0.1% लग रहा है छोटा सा, लेकिन जब नाइट्रोजन बेस के उसमें देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। बात नहीं, लेकिन है भाई, चेंज है, चेंज है तो चेंज है। तो भैया माइस पे करते हैं इसे हमने किसे पकड़ा? माइस। माइस की कुछ क्वालिटी है, माइस की कुछ क्वालिटी है जिसके कारण उसे हमने क्या लिया? एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। और एक्सपेरिमेंट के लिए चुना तो भैया इसलिए माइस पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। कितने? 95%। क्लियर? तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि माइस को बलि का बकरा क्यों बनाया गया। उसके अलावा दूसरे जानवर है ट्रांसजेनिक, और हमने क्या क्या बना लिया? ट्रांसजेनिक काऊ है, ट्रांसजेनिक मंकी भी है, ट्रांसजेनिक फिश भी है ना, फिशेस भी हमने बना ली है, भी हमने बना लिया, शीप बना ली है। अच्छा, ट्रांसजेनिक काऊ जो बनाई उसका नाम पता है आपको? सी, वेरी गुड। क्या है नाम उसका? सबसे पहली ट्रांसजेनिक काऊ जो बनी थी उसका नाम क्या है बच्चे? रोजी। ये पूछा जाता है नेट में, 2.4 ग्राम पर लीटर है ना? सर। हर लीटर में इतना प्रोटीन होना ही चाहिए जो ह्यूमन हेल्थ के लिए है। A2। तो रोजी थी, शिप भी बनाई हमने, यस सर, रैबिट, रैबिट भी बनाए, हाँ, पिग भी, पिग भी बना लिए हमने, है ना? शिप, हाँ। स्पाइडर कौन बोल रहा है?
शिप के अंदर स्पाइडर का वो डाला गया था, गोट के अंदर स्पाइडर का क्या डाला गया था, जीन, जिससे उसके मिल्क में क्या थे, फैट थे, मिल्क में क्या थे, फैट, उन फैट से कपड़ा बनाया गया, और वो कपड़ा इतना मजबूत था जितनी की स्टील होती है, वो सैनिकों को पहनाया जाता है, हाँ, यूएसए वगैरह में। तो अब आप देखें कि हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ तक जा रही है ना, बहुत फास्ट, और अगर मौका मिल जाए तो आपके क्लोन भी तैयार हो सकते हैं। सनराइज बेबी भी होता है, ऐड आते हैं Yes, सनराइज और बेबी। आप बताओ कहाँ जाओगे, हैं? कहाँ जाओगे? चलिए अब हम इन पे चर्चा करेंगे, है ना, और इसके अलावा हम ये नेट जो हमारी ये पैथी चल रही है, अब ये एक चीज की तरफ आ रही है, नैतिकता की तरफ भी आएगी, हाँ, नैतिक, एथनिक, भैया नैतिकता क्या है इस काम की, है, और क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, और ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये हम कल लेसन में, कल लेक्चर में पढ़ेंगे इसे और पूरे विस्तार के साथ, ठीक है, यहाँ तक सब बच्चे अच्छी तरह याद करके आएंगे, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को आ गया, दैट्स ओके। थैंक यू सर। टेस्ट आपका कोई हुआ है क्या, नो सर। आप क्या रखते हैं? है, टेस्ट कोई हुआ है बच्चे, नो सर। कोई टेस्ट नहीं हुआ अब तक, तो एक टेस्ट तो बनता है, यस सर। कौन सी चैप्टर का? कल ले ले एक टेस्ट आपका, इस लेसन को समाप्त करने के बाद, बायोटेक्नोलॉजी का एक ले लें, यस सर। कितने बच्चे तैयार हैं, हाथ खड़ा करो, आना पड़ेगा, यस सर। कुछ बच्चों ने हाथ नहीं खड़े की, करो, जबरदस्ती करो, जिसने नहीं करा उसका करा करा, हाँ। क्या टेस्ट से अभी भी कोई घबराता है क्या, आपको डर निकल गया होगा, यस। हाँ? तो बच्चों टेस्ट देना है आपको, और बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेसन, एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन डाल दूं क्या उसमें, यस सर। हैं, खाली बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, नहीं सही इसका अलग लेना, बस खाली बताओ जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में लेसन 1 प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एप्लीकेशन का ना डालें, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पहले हम इस यूनिट को खत्म करेंगे, यूनिट को खत्म होने के बाद आपका टेस्ट भी होगा, ओके ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होके आना है, यस सर। तैयारी करके आनी है, आज जितने बच्चे हैं वो तो आएंगे आएंगे, कल को और बच्चे जो रह गए हैं 2-4 इधर उधर भटके हुए हैं, उन्हें भी बोल देंगे भैया ये लेसन करके आना, ग्रुप में डाल देना। ग्रुप में डाल दिया जाए, ठीक है, और बच्चों को बता देना, है ना? हाँ, इज दैट ओके, तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, जो थोड़ी सी यूनिट बची है वो हम फिनिश कर देंगे, और उसके साथ टेस्ट भी ले लेंगे आपका। कोई क्लास है आपकी, यस सर। फिजिक्स?